जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है पेज नंबर जो है ना 81 से क्या है तो 85 तक जो है ना सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है। और ये जो है ना आज ही का होमवर्क है, तो सभी लोग ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। आपका जो है ना करेंट अफेयर्स का होमवर्क सारा अच्छे तरीके से क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपका जो है अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट होगा। और बाकी ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क है वो सारा का लिंक जो है ना क्लास का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो सभी लोग जो है ना वो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। उसमें जो होमवर्क है ना पेज नंबर कितना है 191 से जो है ना 200 तक है। आपका 2 क्लास में जो है ना आपका सारा जो है पूरा होमवर्क खत्म हो गया है। ठीक है, पूरा उसमें खत्म करवाया गया है। तो उस जो भी क्लास टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है सभी क्लास को जरूर देखिए। तो इस क्लास में जो है ना करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज जो चैप्टर होगा ना चैप्टर कौन सा है तो न्यू चैप्टर है, जिसमें चैप्टर क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं क्या है अंतरिक्ष है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। इसमें चैप्टर क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं क्या है अंतरिक्ष है। ये सब तो क्या है टॉपिक का नाम दिया हुआ है, तो इस सबको इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या चैप्टर है, पहला क्या है परम रुद्र, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है परम रुद्र क्या है। पहला क्या है परम रुद्र, परम रुद्र जो है ना क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक ने स्वदेशी तकनीक से परम रुद्र सहित 3 सुपर कंप्यूटरों को बनाया है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि परम रुद्र के बारे में बोल रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से परम रुद्र सहित 3 सुपर कंप्यूटरों को बनाया है। इनसे जो है ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, खगोल विज्ञान और मौसम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है तो मिलेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत की तकनीकी प्रगति में यह मील का क्या है तो पत्थर है। आगे कह रहा है इससे नई तकनीकों का विकास होगा और नवाचार का क्या होगा प्रोत्साहन मिलेगा। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन सुपर कंप्यूटरों को देश को क्या किया तो समर्पित किया। और परम रुद्र के अलावा अन्य 2 सुपर कंप्यूटरों के नाम जो है ना अर्का और अरुणिका रखे गए हैं। ठीक है, मतलब परम रुद्र के अलावा जो है ना 2 सुपर कंप्यूटर और है, एक का नाम जो है अर्का और दूसरा का नाम क्या है अरुणिका रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि विश्व स्तर पर चीन के पास सर्वाधिक जो है ना सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश के पास जो है ना विश्व स्तर पर किस देश के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है, तो क्या होगा तो चीन के पास है। किसके पास है, चीन के पास। इसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद जापान, उसके बाद फ्रांस के पास है, उसके बाद जर्मनी के पास है, उसके बाद नीदरलैंड के पास है, उसके बाद आयरलैंड के पास है और उसके बाद ब्रिटेन का स्थान आता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2015 में ही जो है ना 7 वर्षों की अवधि मतलब 2015 से 22 के लिए 4500 करोड़ मतलब 4500 करोड़ रुपए की क्या है अनुमानित लागत से जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की क्या की तो घोषणा की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक जो है ना उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के जो है ना राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और संस्थाओं को सशक्त बनाने की क्या है तो परिकल्पना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है इस परियोजना का उद्देश्य एक मजबूत भारतीय नेटवर्क स्थापित करना जो विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में क्या होगा तो सक्षम होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है तो साल्ट जो है ना टाइफून, साल्ट टाइफून के बारे में जानते हैं। साल्ट टाइफून जो है ना क्या है तो कह रहा है कि हाल ही में साल्ट टाइफून नामक चीनी हैकर्स के एक समूह पर अमेरिका की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को हैक करने का जो है ना संदेह व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि साल्ट जो टाइफून है ये क्या है तो कह रहा है कि हाल ही में साल्ट टाइफून नामक चीनी हैकर्स के एक समूह पर जो है अमेरिका की जो प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को हैक करने का जो है संदेश जो है ना व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि साल्ट टाइफून माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के द्वारा एक चीनी समूह को दिया गया नाम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साल्ट टाइफून माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के द्वारा एक चीनी समूह को दिया गया नाम है, जिस पर प्रमुख प्रणालियों को हैक करने के लिए क्या है परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करने में क्या है संदेह है। ठीक है, आगे कह रहा है यह नाम माइक्रोसॉफ्ट के हैकिंग समूहों को मौसम के प्रकारों के आधार पर नाम देने की प्रणाली पर आधारित है और इसके तहत चीन में स्थित हैकर्स के लिए टाइफून, ईरान के हैकर्स को सैंड स्टॉर्म और रूस के द्वारा जो है ना किए गए हैक ऑपरेशनों को जो है ना बिलजर्ड नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस मामले में सॉल्ट का पद उपयोग हैकिंग के प्रकार को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है इस मामले में सॉल्ट पद का उपयोग हैकिंग के प्रकार को दर्शाने के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो शक्ति सेट मिशन। शक्ति सेट मिशन जो है ना ये क्या है इसके बारे में जानते हैं।
तो कह रहा है कि हाल ही में एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैश्विक मिशन शक्ति सेट को जो है ना लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैश्विक मिशन जो है ना क्या लॉन्च किया गया है, तो शक्ति सेट जो है ना लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे करा इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को क्या करना, प्रशिक्षित करना है। ठीक है, और इसका लक्ष्य इसरो के चंद्रयान-4 मिशन के तहत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या होगा, तो बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और इसका परिरक्षण का बात करें तो परिरक्षण के बारे में कह रहा है कि हाई स्कूल की छात्राओं मतलब 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए 120 घंटे का क्या होगा, तो ऑनलाइन जो है ना प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, और इसमें उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास एवं अंतरिक्ष यौन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में क्या होगा, तो सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह मिशन 108 छात्राओं का चयन करेगा, जिसमें प्रत्येक देश में जो है ना प्रत्येक देश से जो है एक छात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में क्या होगा, तो इस मिशन के लिए जो है 108 छात्रों का चयन करेगा, जिसमें प्रत्येक देश से एक छात्र होगी। ठीक है, और ये जो है ना क्या होगा, ये अगले वर्ष जून एवं अगस्त के बीच पेलोड और अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप के निर्माण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भारत की क्या की यात्रा करेगी। ठीक है, आगे का इसमें शामिल जो देश है ना यूके है, यूएई, ब्राज़ील, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान सहित कितना देश है, 108 देश है। ठीक है, आगे देखिए इसका महत्व क्या है, तो प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अंतरिक्ष विज्ञान की व्यापक संभावनाएं में रुचि जाहिर करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो MAC मैक वेधशाला क्या है, तो मैक वेधशाला के बारे में जानते हैं। ये क्या है, तो अगर अक्टूबर 2024 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेंड्रेन कोव एक्सपेरिमेंट मतलब MAC वेधशाला का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है अक्टूबर 2024 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट MAC वेधशाला का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ, लद्दाख के। ठीक है, आगे करा MAC विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है स्थित तथा एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि MAC विश्व में जो है ना सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तथा एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप का निर्माण जो है ना भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान BARC ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से जो है ना स्वदेशी रूप से जो है ना किया गया है। ठीक है, आगे करा है मेस वेधशाला भारत को वैश्विक स्तर पर कॉस्मिक रे अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनाने में क्या होगी, तो सहायक होगी। नेक्स्ट आइए टॉपिक पे लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी क्या होता है, जिसको लाइफाई कहेंगे। ठीक है, तो करा प्रौद्योगिकी के नियंत्रण मतलब विकसित होते क्षेत्र में विभिन्न नवाचारी तकनीकें विकसित हुई है, और ऐसी ही एक नवाचारी तकनीक लाइट फिडेलिटी या लाइफाई का आविष्कार है, जो संचार क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण क्या है, तो उपलब्धि है। आगे कह रहा है यह एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डाटा संचालित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है, और लाइफाई को सर्वप्रथम वर्ष 2011 में जो है ना एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड हॉस ने पेश किया था। तो यही कह रहा है कि यह एक जो है ना क्या है, तो लाइफाई क्या है, एक वायरलेस तकनीक है जो डाटा संचारित करने के लिए जो है ना प्रकाश का उपयोग करती है, और लाइफाई को सर्वप्रथम वर्ष 2011 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे, हेराल्ड हॉस ने क्या किया था, मतलब पेश किया था। ठीक है, आगे देखिए टॉपिक क्या है, साइबर गुलामी। साइबर गुलामी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो साइबर गुलामी के बारे में कह रहा है कि साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है, जिसमें जो है ना व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए क्या है, मजबूर किया जाता है। ठीक है, तो साइबर गुलामी के बारे में कह रहा है कि साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए क्या करता है, मजबूर किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि साइबर गुलामी के तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले जो है ना डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो है ना ले जाया जाता है, जहां उनसे जो है जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसके तहत मतलब साइबर गुलामी के तहत क्या है, तो व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है, जहां उनसे जो है ना जबरन साइबर धोखाधड़ी क्या होती है, करवाई जाती है। ठीक है,
आगे करा इसमें जो है ना हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाले निवेश योजनाओं में निवेश हेतु लोगों को राजी करने के लिए जो है मजबूर करना क्या है, तो शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्या है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, क्या है इसके बारे में जानते हैं। करा हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग ब्रेन इंस्पायर्ड एनालॉग कंप्यूटिंग तकनीक ब्रेन ऑन ए चिप विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण कि भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग तकनीक ब्रेन ऑन ए चिप विकसित किया है, और यह एक जो है ना आणविक फिल्म के भीतर 16,500 चालकता अवस्थाओं में डाटा संग्रहित एवं संसाधित करने में क्या है, तो सक्षम है। आगे करा ब्रेन ऑन ए चिप तकनीक न्यूरोमॉर्फिक या मस्तिष्क प्रेरित एनालॉग कंप्यूटिंग के क्षेत्र से क्या है, संबंधित है, जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के समान डाटा को संग्रहित एवं संसाधित जो है ना स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, आगे देखिए दिया न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के बारे में क्या है, तो कह रहा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग को न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, और कंप्यूटिंग की यह प्रणाली मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके की क्या है, नकल करता है, और इसके अंतर्गत हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शामिल है, जो सूचना को क्या करता है, संग्रहित एवं संसाधित करने के लिए मस्तिष्क की तंत्रिका तथा सिनेपैटिक संरचनाओं और कार्यों को क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, करें डिजिटल भुगतान क्रांति। डिजिटल भुगतान क्रांति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो करें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला UPI की लोकप्रियता देश की ही नहीं बल्कि विदेश में भी क्या है, लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है डिजिटल भुगतान क्रांति के बारे में कह रहा है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला UPI की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लोकप्रियता क्या हुई, बढ़ रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा है कि दुनिया भर में रियल टाइम पर होने वाली सभी डिजिटल भुगतानों में क्या है, 45% क्या है, भारत में होते हैं। ठीक है, आगे करा इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो करा कि वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण भारत में 100 बिलियन से अधिक जो है डिजिटल लेन देन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण भारत में कितने लेन देन हुए हैं, तो 100 जो है ना बिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं। आगे कह रहा कि भारत के सभी डिजिटल भुगतानों में UPI लेन देन का क्या हिस्सा क्या है, 80% है। नेक्स्ट है वर्ष 2012-13 में 162 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुए थे, जबकि वर्ष 2023-24 में फरवरी माह तक जो है यह संख्या 14,726 करोड़ हो गई। ठीक है, आगे करा वर्ष 2022 में तत्काल डिजिटल लेन देन का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के संयुक्त लेन देन से क्या है, 4 गुना क्या है, तो अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या होता है, तो कह डिजिटल भुगतान प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में जाना जाता है, मोबाइल फ़ोन, POS टर्मिनल या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट के घटक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहला क्या है, जैम ट्रिनिटी। कह रहा है कि मोबाइल जो है ना वर्ष 2016 के बाद डेटा लागत में कह रहा है मोबाइल में जो है ना कह रहा है वर्ष 2016 के बाद से डेटा लागत में उल्लेखनीय गिरावट के कारण क्या हुई, मोबाइल फ़ोन की जो है ना पहुंच क्या है, बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके बारे में कह रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा वर्ष 2016 में 21 सदस्यीय बैंकों के साथ लॉन्च किया गया। UPI एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो बैंकों से जो है ना बैंक खातों से जुड़े सीधे भुगतान के लिए क्या है, एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म क्या है, प्रदान करता है। आगे करा तत्काल भुगतान सेवा मतलब IMPS UPI का एक उन्नत संस्करण है जो कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और व्यापारी भुगतानों को मिलाकर एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी भाग लेने वाले बैंक के कई बैंक खातों का क्या है, प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान का महत्व क्या है, मतलब डिजिटल भुगतान का महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है उद्यमिता को प्रोत्साहन मतलब डिजिटल अवसंरचना नवाचार के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे उद्यमियों को कम लागत और नवाचार करने क्या है, सुविधा मिलती है। आगे कह रहा है व्यवहारिक बदलाव क्या होता है, तो अधिक से अधिक लोग नकदी संचालित अर्थव्यवस्था से डिजिटल लेन देन में की ओर संक्रमण कर रहे हैं। ठीक है,
जो लोगों के व्यवहार और में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट है नकदी पर निर्भरता में कमी। नकदी रहित अर्थव्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और अवैध धन के संचरण की क्या है, रोकथाम होती है। ठीक है। आय कर संवर्धित कर आय। डिजिटल लेन देन में वृद्धि से आय की अधिक कुशल ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसी डिजिटल लेन देन में वृद्धि से आय की अधिक कुशल ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है और कर संग्रह प्रयासों को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है सुविधाओं में वृद्धि। डिजिटल भुगतान ने व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया। ठीक है। तो सुविधाओं में वृद्धि के बारे में बोल रहा है कि डिजिटल भुगतान ने व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया। और नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन। ये क्या है, तो इसने उन लाखों भारतीयों तक क्रेडिट और बचत सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया जिसके पास पहले से बैंक की सुविधा जो है नहीं थी। ठीक है। आगे है अंतिम मील तक पहुंच। डिजिटल भुगतान ने व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकारी कार्यक्रमों और जो है ना कर संग्रह की क्या है, पहुंच बढ़ा दी। आगे कह साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या है, तो कह रहा है कि डिजिटल लेन देन में वृद्धि के साथ डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर सुरक्षा खतरे अधिक प्रचलित हुए हैं जो व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिए क्या है, जोखिम की स्थिति क्या है, उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है। आगे कह रहा गोपनीयता के संबंधी मुद्दे। इसमें कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के प्रसार के साथ व्यापक मात्रा में उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र होती है जिससे डिजिटल क्षेत्र में जो है ना व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता तथा सुरक्षा के संबंध में चिंताएं क्या होती है, तो उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि समुदायों के बीच डिजिटल अंतराल। ये क्या है, तो कह रहा है डिजिटल अवसंरचना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक असमान पहुंच शहरी तथा जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच जो है डिजिटल अंतराल को क्या होती है, बढ़ाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल अवसंरचना क्या है, तो कह रहा है महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत तक पहुंच के संबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बनी हुई है जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में जो है ना बाधा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है डिजिटल साक्षरता क्या है। डिजिटल साक्षरता के बारे में देखते हैं क्या है, तो कह रहा है देश के एक बड़े हिस्से में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का क्या है, अभाव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता क्या है, तो देश के एक बड़े हिस्से में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का क्या है, अभाव है जिससे डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से जो है ना और सुरक्षित रूप से उपयोग करने में क्या है, उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला जो है ना 6G डिवाइस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश में दुनिया का पहला जो है ना 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है, तो कौन सा देश है, तो जापान है। तो कह रहा है कि 20 मई 2024 को एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया जो बिजली की गति पर डेटा ट्रांसफ़र दरों पर क्या है, तो वादा करता है। ठीक है। आगे कह रहा है ऐसी दुनिया में जहां गति और कनेक्टिविटी सर्वोच्च शासन करती है। ठीक है। और अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक की दौड़ एक नए मील के पत्थर पर क्या होगी, पहुंच गई है और यह अभूतपूर्व नवाचार पहले अकल्पनीय संभावनाओं के दायरे का क्या है, तो द्वार खोलता है। नेक्स्ट है इस 6G डिवाइस में 100 गीगावाट प्रति सेकेंड Gbps की डेटा ट्रांसमिशन दर है जो वर्तमान 5G तकनीक की क्षमताओं से क्या है, 20 गुना अधिक है। और यह प्रोटोटाइप इंडोर में 100 गीगाहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी और आउटडोर में 300 गीगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करके अभूतपूर्व कनेक्टिविटी गति की संभावनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत के परमाणु परीक्षण के कितने वर्ष हुए, 50 वर्ष पूरे हुए। तो भारत के परमाणु परीक्षण के कितने वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे हुए। इसके बारे में कह रहा है कि 50 वर्ष पूर्व भारत ने 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नामक ऑपरेशन के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का क्या है, कूट नाम था। ठीक है। आगे कह स्माइलिंग बुद्धा मतलब पोखरण फर्स्ट भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम है और यह संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य देश मतलब भारत द्वारा किया गया परमाणु हथियारों का क्या है, पहला परीक्षण था। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत के परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला में दूसरा परीक्षण मई 1998 में क्या है, पोखरण से ही किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला में दूसरा परीक्षण मई 1998 में पोखरण से ही किया गया था। और नेक्स्ट है वर्ष 1998 में 11 मई को 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं 13 मई को जो है 2 परीक्षण किए गए। इसका कूट नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
तो भारत का पहला एआई शिक्षक बोलेगा तो कौन सा? आइरिस है। क्या है? आइरिस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला एआई शिक्षक कौन सा है? तो आइरिस है। इसके बारे में कह रहा है कि मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट आइरिस को जो है अनावरण किया, जो शिक्षा में एक क्या है? अभूतपूर्व क्या है? शुरुआत है। आगे कह रहा है मेकर लैब्स एडुकेटेड के सहयोग से विकसित आइरिस का लक्ष्य छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को क्या करता है? परिवर्तित करना है। ठीक है, आगे कह रहा है वॉइस असिस्टेंट और चैट जीपीटी से लैस ये छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों में क्या करता है? संलग्न करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वॉइस असिस्टेंट्स और चैट जीपीटी से लैस यह छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों जो क्या करता है? गतिविधियों में संलग्न करता है। ठीक है, और यह 3 भाषाओं को बोलने में क्या है? तो सक्षम है। और जनरेटिव एआई गहन शिक्षण मॉडल को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जनरेटिव एआई गहन शिक्षण मॉडल को संदर्भित करता है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पाठ, चित्र एवं अन्य सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टर का क्या है? उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टर का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में कह रहा है कि 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तापी जिले के काकरा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टरों को जो है देश को क्या किया? समर्पित किया। ठीक है, कह रहा है काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है 2 नए रिएक्टर हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4 की क्षमता जो है ना 700 क्या है? 700 जो है ना मेगावाट। 2 नए संयंत्रों में से एक पहले से जो है ना क्या है? तो चालू ही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पहले ही 220 मेगावाट के 2 परिचालन रिएक्टर यूनिट 1 और क्या है 2 क्या है? कार्यरत है। ठीक है, इसमें जो है यूरेनियम का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में जो है किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें यूरेनियम का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से और बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में जो है क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 3 और यूनिट 4 में 2 नए प्लांट की 100% स्वदेशी है। और एक बार जब दोनों बिजली संयंत्र जो है ना चालू हो जाएंगे तो बिजली संयंत्र क्या है? बिजली संयंत्र क्या हो जाएगा कि कुल बिजली उत्पादन जो है क्षमता 1440 मेगावाट तक क्या है? तो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दिल्ली में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। तो कह रहा है कि वन और वन्यजीव विभाग दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर रहा है। और यह टिश्यू कल्चर लैब असोला पट्टी वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राय दिल्ली के पेड़ों को उगाने में जो है मदद करना और ऐसे पौधे को पुनर्जीवित करना जिनके बीच बड़ी मात्रा में क्या उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह टिश्यू कल्चर मतलब यह कह रहा है टिश्यू कल्चर लैब असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित की जाएगी। और इसका उद्देश्य जो है नियंत्रित वातावरण में लुप्तप्राय दिल्ली के पेड़ों को उगाने में मदद करना और ऐसे पौधे को पुनर्जीवित करना जो इनके बीज जो है ना बड़ी मात्रा में क्या उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। यहाँ पे कह रहा है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन क्या है? तो कह रहा है कि 7 मार्च 2024 भारत सरकार ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया एआई मिशन को जो है ना मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए एआई नवाचार को उत्प्रेषित करने वाला एक बड़ा इकोसिस्टम क्या है? स्थापित करेगा। ठीक है, और इसके माध्यम से कंप्यूटिंग तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण क्या करें? इसके माध्यम से कंप्यूटिंग तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का क्या करना है? विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाई अल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट व्हीकल क्या है? HAPS। तो कह रहा है कि हाई अल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट व्हीकल HAPS ये क्या है? तो कह रहा है फरवरी 2024 में बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा नई पीढ़ी के आभासी मानव रहित हवाई वाहन के एक प्रोटोटाइप HAPS का सफल परीक्षण जो है ना किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है यह समान UAV से अलग है और पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित यह UAV महीनों से तक जो है ना हवा में रह सकता है। ठीक है, और यह ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और इस वर्ग में UAV को HAPS या उच्च ऊंचाई वाले जो है ना आभासी उपग्रह वाहन या HALE कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। तो अंतरिक्ष के बारे में क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला टॉपिक क्या है? तो प्रोबा 3 मिशन। क्या है? प्रोबा 3 मिशन। अंतरिक्ष में पहला टॉपिक क्या है? तो प्रोबा 3 मिशन। इसके बारे में जानते हैं।
तो कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रोबा 3 मिशन के बारे में कह रहा है कि दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अभिहित हो कि दुनिया में पहली बार प्रोबा 3 मिशन में 2 कृत्रिम उपग्रह समांतर उपग्रह युग्म क्या है संरचना में होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य कोरोना का अध्ययन करना जो सूर्य की सतह से अधिक गर्म है तथा सौर वायु के अन्वेषण करना जो सूर्य से निकलने वाले जो है नवसे आवेशित कणों को क्या है एक धारा है। नेक्स्ट है प्रोबा 3 मिशन के बारे में कह रहा है कि निर्माण एवं डिजाइन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा। तो याद रखिएगा कि प्रोबा 3 मिशन के बारे में बोल रहा है कि निर्माण एवं डिजाइन किसने किया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन है, ESA द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इसका कार्य जो है ना प्रोबा 3 मिशन का कार्य क्या है, तो सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत अर्थात कोरोना का क्या अध्ययन करना। ठीक है, इसमें शामिल जो उपग्रह है तो कह रहा है इस मिशन के तहत 2 कृत्रिम उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के आदित्य EL1 मिशन में क्रोनोग्राफ एवं ऑकुलेटर जो है ना दोनों उपकरण एक ही कृत्रिम उपग्रह में क्या है शामिल थे, जबकि इस मिशन में दोनों उपकरणों के लिए अलग अलग क्या है कृत्रिम उपग्रह होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के आदित्य EL1 मिशन में क्रोनोग्राफ एवं आर्कुलेटर दोनों उपकरण एक ही कृत्रिम उपग्रह में शामिल थे, जबकि इस मिशन में दोनों उपकरणों के लिए जो है अलग अलग कृत्रिम उपग्रह होना होगा। ठीक है, मतलब कृत्रिम उपग्रह होगा। ठीक है, आगे करा कि प्रक्षेपण कक्ष क्या है, तो इसरो द्वारा दोनों उपग्रहों को 600 गुना क्या है तो 60,530 किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक साथ प्रक्षेपण बाद में दोनों कृत्रिम उपग्रहों को समांतर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट करा एक कृत्रिम उपग्रह एक दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक एक ही दिशा में उड़ेंगे। और इस सापेक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह से दूसरे कृत्रिम उपग्रह पर लगे रिफ्लेक्टर पर लेजर प्रकाश का क्या उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे करा इसके बाद समान परिचालन में एक विशाल क्रोनोग्राफ का उपयोग करते हुए उड़ान संचालन एवं वैज्ञानिक अवलोकन दोनों क्या है शामिल होंगे। तो सूर्य के कोरोना या आसपास के वातावरण के नियंत्रण दृश्य प्राप्त करने के लिए सौर डिस्क से आने वाले प्रकाश को क्या है तो रोक देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि GSAT-N2 सैटेलाइट क्या है, तो कह रहा है कि 19 नवंबर 2024 को एलन मस्क ने स्वामित्व वाली SpaceX कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के केप कैनेवल से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT जो है N2 सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है ना प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है GSAT-N2 के बारे में कह रहा है क्या है, यह एक संचार सैटेलाइट, इसे GSAT-20 जो है ना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है इसका निर्माण जो है ना कहाँ हुआ था, इसरो के सैटेलाइट सेंटर तथा लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका जीवन काल कितना है 14 वर्ष और वजन कितना है 4700 किलोग्राम और स्थिति बोलेगा तो भू स्थिर कक्षा मतलब 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और डाटा क्षमता जो है ना क्या है तो 32 उपयोगकर्ता बीम्स पर 48 GB जो है ना GBps की ध्रुपद मतलब किसी प्रणाली या प्रक्रिया से गुजरने वाली सामग्री या वस्तुओं की मात्रा के साथ यह सैटेलाइट जो है मजबूत ब्रॉडबैंड कवरेज क्या है सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में क्या है तो विस्तारित जो है ना सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया कर यह अब पहला अवसर है जब इसरो द्वारा निर्मित कोई सैटेलाइट SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया और इसरो एवं SpaceX के बीच इस प्रक्षेपण सहयोग का उद्देश्य भारत में दूरदराज के क्षेत्रों के साथ जो है ना इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाओं पर क्या करना बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ टॉपिक क्या है, तो इसरो के प्रमुख आगामी मिशन इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, इसरो के प्रमुख आगामी मिशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है कि इसरो ने अभी जिन परियोजनाओं को पर काम कर रहा है उनसे जो है ना भारत की दुनिया क्या है जो है ना धाक बढ़ेगी। इसरो नासा और फ्रांस के साथ कुछ परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहा है। उसकी जो है ना 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है और इस प्रयासों से भारत अंतरिक्ष शोध में अग्रणी और आत्मनिर्भर राष्ट्रकूट के रूप में स्थापित हो सकेगा। और आइए जानते हैं कि कौन सी योजनाएं जो है ना योजना पर क्या है तो काम हो रही है। ठीक है, देखिए पहला क्या है तो गगनयान फर्स्ट है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, गगनयान फर्स्ट के बारे में कह रहा है कि यह भारत का जो है ना पहला मानव युक्त क्या है अंतरिक्ष मिशन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है तो गगनयान फर्स्ट है। ठीक है,
जिसका प्रक्षेपण इस वर्ष के अंत तक किया जाएगा। और इसके बाद गगनयान 2 और गगनयान 3 प्रक्षेपण किया जाएगा। पहले मिशन में व्योमित्र रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। फिर 3 दिवसीय मिशन के तहत 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। और सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में जो है ना लोग अंतरिक्ष यान क्या है यात्रा कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शुक्रयान फर्स्ट। तो कह रहा है कि यह एक ऑर्बिटर मिशन है। तो ऑर्बिटर मिशन कौन सा है? तो शुक्रयान फर्स्ट है, जो शुक्र का अध्ययन करेगा और इसे इसी वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना है। इसमें क्या है? पेलोड में एक उच्च रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार मतलब SAR और एक ग्राउंडिंग पेनेट्रिंग रडार लगा होगा। और पेलोड SSR के शुक्र के चारों ओर बादलों के कम दृश्य के बावजूद हर मौसम में उनकी सतह पर निरीक्षण करेगा। और वही रडार जो है ना शुक्र ग्रह की भूवैज्ञानिक ज्वालामुखी गतिविधियों, सतह पर उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों और दूसरे ग्रहों पर क्या अध्ययन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट क्या है? तो कह रहा है एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट भी प्रक्षेपण के लिए तैयार है। और यह भारत का पहला समर्पित ध्रुवमापी अभियान है जो विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के रहस्यों को खोलेगा। एवं इसमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, सितारों, सक्रिय गैलेक्सियों, नाभिक और पल्सर पवन निहारिकाओं में मिले हैं संकेतों का अध्ययन किया जाए तो इसमें वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यमय संकेतों के बारे में स्पष्ट उत्तर मिलने की उम्मीद है। और इस मिशन का जो कार्यकाल है कितना वर्षों का? 5 वर्षों का होगा। ठीक है। किसका? तो एक्सपोसैट का। ठीक है। आइए कराए NISA और क्या है? निसार। तो कह रहा है यह इसरो और नासा का साझा वेधशाला मिशन है और दोनों ने इस उपग्रह की परिक्रमा 2014 में की थी। और यह भूपटल की छोटी हलचलों से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। और निसार प्रत्येक 12 दिन वैश्विक स्तर पर भूमि और बर्फ से ढकी सतहों को नियमित निरीक्षण करेगा। इसके लिए नासा 3 वर्ष और इसरो 5 वर्ष तक क्या है? पेलोड का क्या है? उपयोग करेगा। ठीक है। आगे करा कि मंगलयान 2 क्या है? तो करा कि पहले मार्स ऑर्बिटर मंगलयान का ग्राउंडेड स्टेशन में संपर्क टूटने के बाद मार्स ऑर्बिटर 2 की योजना बनाई गई और प्रक्षेपण के बाद 8 वर्ष तक मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे। मंगलयान की ईंधन और बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है। और मंगलयान 2 का जो उद्देश्य ऑर्बिटर को मंगल ग्रह के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित करने का है। इसके लिए एरो ब्रेकिंग तकनीक का प्रयोग करेगा। और इसमें मिशन में लैंडर भी भेजा जाएगा। ठीक है। और इसका प्रक्षेपण फ्रांस की मदद से जो है ना किया जाएगा। तो यहाँ पे कर रहा है ना मोटा मोटी याद रखिएगा कि मंगलयान 2 जो है ना पहले मार्स ऑर्बिटर मंगलयान का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटने के बाद मार्स ऑर्बिटर 2 योजना बनाई गई और प्रक्षेपण के बाद 8 वर्ष तक जो है ना मंगल की कक्षा में चक्कर लगा रहे मंगलयान का ईंधन जो है ना बैटरी खत्म हो गई थी। और मंगलयान जो है ना 2 का उद्देश्य ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित करने का है। इसके लिए इसरो एरो ब्रेकिंग तकनीक का प्रयोग करेगा और इस मिशन को जो है लैंडर में भी भेजा जाएगा और इसका प्रक्षेपण फ्रांस की मदद से जो है ना किया जाएगा। ठीक है। आइए देखिए नोट में दिया हुआ है इसरो, नासा और फ्रांस के साथ भी कुछ परिणामों पर जो है मिलकर काम कर रहा है और इसकी 2030 तक जो है ना अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है। और इन प्रयासों से भारत अंतरिक्ष शोध अग्रणी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में जो है ना स्थापित हो सकेगा। ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 81 से जो है ना 85 तक रहा, ये कमिट हो गया। अगले क्लास में जैसे सर होमवर्क देंगे उसका जो है ना क्लास आपको करवाया जाएगा। ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ही के लिए जो है इतना मेहनत करके जो है ना क्लास आप लोग के लिए लाया जाता है, तो आप लोग को फर्ज बनता है क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक अच्छा सा जो भी क्लास से क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसका PDF के लिए जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे जो होमवर्क है ना उसका सारा PDF दिया जाता है। और बाकी जिनको भी पेड वाइज ज्वाइन करना है होमवर्क सीरीज का जो घटनाचक्र का जो चल रहा है, इसमें प्रॉपर्ली तरीके से सभी बुक का जो है होमवर्क चल रहा है। इसमें क्वेश्चन जो सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है वो सारा जो है ना करंट अफेयर्स क्वेश्चन बैंक ये सारा जो है आपको PDF इसमें प्रॉपर्ली तरीके से मिलते रहेगा। और सारा टेस्ट का जैसे रुटेरिया का हो गया, इसमें ड्रीम रोज का हो गया, स्पार्क का हो गया, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो इसमें करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है तो 149 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है राहुल एक ID होगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो वहाँ पे आपको जो है ना मतलब ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए रहने देते यहीं तक। तो अगले क्लास में जो है ना नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।